नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है भारत की पवित्र नदी नर्मदा की, जहाँ सदियों पुरानी आस्था और आज का पर्यावरण विज्ञान आमने सामने खड़े हैं। तो चलिए मिलकर समझते हैं कि इन दोनों के बीच ये जो एक नाजुक सा संतुलन है वो क्या है, और नर्मदा का भविष्य असल में हमारे ही हाथों में कैसे है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक बात साफ करना बहुत जरूरी है। देखिए, इस बातचीत का मकसद किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। हमारा उद्देश्य तो बस अपने संवैधानिक कर्तव्य को निभाना है, यानी वैज्ञानिक सोच के साथ एक अहम मसले पर चर्चा करना और सभी आस्थाओं का पूरा सम्मान करना। तो आज हम किन किन मुद्दों पर बात करेंगे? सबसे पहले नर्मदा नदी के महत्व को समझेंगे, फिर भक्ति के कुछ ऐसे प्रभावों पर नजर डालेंगे जो शायद हमें दिखाई नहीं देते। इसके बाद देखेंगे कि इकोसिस्टम पर इसका क्या असर हो रहा है। अर्थ गंगा मॉडल से हम क्या सीख सकते हैं, हमारा संवैधानिक कर्तव्य क्या कहता है, और आखिर में आस्था का भविष्य कैसा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं नर्मदा से। नर्मदा सिर्फ एक नदी नहीं है, ये मध्य भारत की धड़कन है, उसकी जीवन रेखा है। जब तक हम इसके सांस्कृतिक और भौगोलिक महत्व को नहीं समझेंगे ना, तब तक हम इसकी रक्षा की जरूरत को भी सही मायनों में महसूस नहीं कर पाएंगे। तो कुछ बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है और फिर करीब 1312 किलोमीटर का एक लंबा सफर तय करती है। इसकी एक बहुत ही खास बात है, भारत की ज्यादातर बड़ी नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर एक रिफ्ट वैली में बहती है और आखिर में गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास अरब सागर में मिल जाती है। और ये आंकड़ा देखिए, 2.5 करोड़ लोग। सोचिए, 2.5 करोड़ लोगों का जीवन, उनकी खेती, उनकी कमाई, उनका सब कुछ सीधे सीधे नर्मदा पर निर्भर है। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये लाखों लोगों के जीवन का आधार है, जिसमें हर धर्म, हर समुदाय के लोग शामिल हैं। अब आते हैं मुद्दे के उस पहलू पर जहां आस्था विज्ञान से टकराती है। जब हम भक्ति भाव से कोई चीज नदी में अर्पित करते हैं, जैसे कि दूध, तो नदी के इकोसिस्टम पर, उसकी बायोकेमिस्ट्री पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए इसे विज्ञान की नज़र से देखते हैं। तो सवाल यह है कि जब हजारों लीटर दूध, जो कि एक ऑर्गेनिक ऑफरिंग है, एक जीती जागती सांस लेती हुई नदी में मिलता है, तो पानी के अंदर असल में होता क्या है? इसका परिणाम क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें एक साइंटिफिक टर्म को जानना होगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे हम शॉर्ट में बीओडी कहते हैं। देखिए, आसान भाषा में इसका मतलब है कि पानी में मौजूद किसी भी ऑर्गेनिक गंदगी को गलाने के लिए बैक्टीरिया को जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है, वही बीओडी है। और नियम सीधा है, बीओडी जितना ज्यादा, पानी उतना ही ज्यादा प्रदूषित। और ये नंबर, यही असली कहानी है। सिर्फ 1 लीटर दूध का बीओडी करीब करीब 1 लाख मिलीग्राम प्रति लीटर होता है। अब ये नंबर कितना ज्यादा है, इसका सही अंदाजा आपको अगली स्लाइड में लगेगा। तो जरा इस तुलना को देखिए। एक बिल्कुल साफ शुद्ध नदी का बीओडी होता है सिर्फ 1 से 3 mg पर लीटर। जिस पानी को नहाने के लिए सुरक्षित माना जाता है, उसका बीओडी 6 mg पर लीटर से कम होना चाहिए, और दूध का लगभग 1 लाख mg पर लीटर। कहाँ 6 और कहाँ 1 लाख। ये फर्क ही बताता है कि दूध पानी के लिए कितना बड़ा पोल्यूटेंट साबित हो सकता है। तो ये तो हुई थ्योरी। अब देखते हैं कि ये जो इतना ज्यादा बीओडी है, ये असल में नदी के अंदर रहने वाले जीवों और उस पर निर्भर लोगों के लिए कैसी तबाही लेकर आता है। होता क्या है कि जैसे ही दूध नदी में जाता है, बैक्टीरिया उसे तोड़ने के लिए पानी में घुली हुई सारी ऑक्सीजन, जिसे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कहते हैं, उसे खींच लेते हैं। नतीजा, पानी में ऑक्सीजन का लेवल एकदम से गिर जाता है। डेड जोन्स बन जाते हैं जहां कोई जीव जिंदा नहीं रह सकता। मछलियां और दूसरे छोटे छोटे जलीय जीव सचमुच दम घुटने से मरने लगते हैं। मतलब नदी का पूरा फूड वेब ही ढह जाता है। इसका असर कुछ खास प्रजातियों पर बहुत बुरा पड़ता है, जैसे महासीर मछली, जो ऑक्सीजन की कमी से सीधे सीधे मर जाती है। नदी में रहने वाली डॉल्फिन्स, उनका भोजन यानी छोटी मछलियां खत्म हो जाती है, और मगरमच्छ जैसे बड़े जीवों का तो पूरा घर ही तबाह हो जाता है। तो ये सिर्फ पानी का गंदा होना नहीं है, ये एक पूरे इकोसिस्टम का खत्म होना है। और इस बर्बादी की आर्थिक कीमत कौन चुकाता है? वो कमजोर समुदाय जो नदी किनारे बसते हैं। मछुआरों को मछलियां मिलनी बंद हो जाती हैं, उनकी आमदनी खत्म हो जाती है। किसानों को सिंचाई के लिए जहरीला पानी मिलता है, जिससे उनकी फसलें और उनकी सेहत दोनों बर्बाद होती हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि इसका हल क्या है? हल है हमारी सोच में बदलाव। हमें नदियों को सिर्फ एक पानी के स्रोत की तरह नहीं, बल्कि एक इकोनॉमिक इंजन की तरह देखना होगा। और इसका एक बहुत अच्छा मॉडल है अर्थ गंगा। ये एक सरकारी कॉन्सेप्ट है जो नदी के संरक्षण को सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से जोड़ता है। इसका मानना है कि एक स्वस्थ नदी अपने आसपास एक ब्लू इकोनॉमी यानी एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था बना सकती है, जिससे लोगों को फायदा हो। अगर इसे नर्मदा पर लागू करें तो सोचिए, एक साफ सुथरी नर्मदा का मतलब है लगभग 2 लाख मछुआरों की बेहतर कमाई। भेड़ाघाट के मार्बल रॉक्स जैसी जगहों पर इको टूरिज्म बढ़ेगा, नदी के किनारों पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा और नर्मदा परिक्रमा जैसे सांस्कृतिक पर्यटन के लिए भी एक बेहतर माहौल बनेगा। मतलब नदी की सेहत सीधे लोगों की आर्थिक सेहत से जुड़ी है। अब इस पूरे मुद्दे को एक और नजरिए से देखते हैं, संवैधानिक नजरिए से, क्योंकि ये मामला सिर्फ आस्था या विज्ञान का नहीं है, ये हमारे देश के कानून और हमारे नागरिक कर्तव्यों का भी है। हमारा संविधान इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। आर्टिकल 48A कहता है कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पर्यावरण की रक्षा करे। वहीं आर्टिकल 51AG हम सब पर यानी हर एक नागरिक पर ये मौलिक कर्तव्य डालता है कि हम अपनी नदियों और प्राकृतिक धरोहरों को बचाएं। तो ये एक साझा जिम्मेदारी है, सरकार की भी और हमारी भी। और संविधान सिर्फ रक्षा की बात नहीं करता। आर्टिकल 51AH हम सबसे एक और चीज की उम्मीद करता है, वो है साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक सोच, और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म यानी जांच और सुधार की भावना। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी परंपराओं को भी तर्क और समय की जरूरतों के हिसाब से परखना चाहिए। और यहीं पर आकर विज्ञान और आध्यात्मिकता मिल जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि नर्मदा पवित्र इसलिए है क्योंकि वो जीवित है, वो जीवन देती है। एक मरती हुई प्रदूषित नदी भला किसी को क्या आशीर्वाद देगी? इसलिए नदी के जीवन की रक्षा करना ही असल में सबसे बड़ी भक्ति है। तो चलिए अब कुछ ऐसे प्रैक्टिकल समाधानों पर बात करते हैं जो हमारी आस्था का भी सम्मान करें और हमारे पर्यावरण को भी बचाएं। देखिए, कई रास्ते हैं। हजारों लीटर दूध चढ़ाने की बजाय हम एक बूंद दूध से प्रतीकात्मक भेंट कर सकते हैं। जो दूध चढ़ाना है उसे इकट्ठा करके मिल्क बैंक के जरिए गरीब बच्चों और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सकता है। हम नदी के नाम पर किसी मंदिर की रसोई या गौशाला में दान दे सकते हैं, और सरकारें ऐसे इको घाट बना सकती हैं जहां वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा इंतजाम हो। और अंत में बस एक सवाल, अगर कोई नदी हर जीव, हर इंसान और हर धर्म के लिए जीवन का स्रोत है, तो क्या उस जीवन को बचाना, उस जीवन की रक्षा करना अपने आप में सबसे बड़ी और सच्ची भक्ति नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।